इंसान जब चारों तरफ से परेशानियों से घिर जाता है तो उसी परेशानियों को दूर करने के लिए वह जल्दबाजी में गलत फैसला ले लेता है, लेकिन उसी एक गलत फैसले की वजह से उसका हंसता खेलता परिवार भी तबाह हो जाता है। आज की घटना में सेम ऐसा ही कुछ हो जाता है, जिस वजह से न सिर्फ एक युवती इस दुनिया को छोड़ के चली जाती है, बल्कि उसी के पीछे कई लोगों की ज़िंदगियाँ भी तबाह हो जाती हैं। लेकिन जिसके कानों में सच्चाई निकल के आता है वह भी सुनने के बाद ना कुछ सोच पाता है ना कुछ समझ पाता है। आज की घटना में क्या था, आज की घटना में क्या हुआ, आज की घटना की आप पूरी तह तक सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना सुनाने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि आप अगर हमारे चैनल पर नए आए हैं और पहली बार वीडियो देखने के लिए आए हुए हैं तो एक बार जाकर हमारे चैनल को आप ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपके माध्यम से इस वीडियो को ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके, क्योंकि आज का जो वीडियो है काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज की यह घटना उत्तर प्रदेश का है और जाना माना शहर भी पड़ता है गोरखपुर। उसी के पास चिलुआ ताल कस्बा पड़ता है और ठीक उसी के करीब उमरपुर गांव पड़ता है। मैं बात कर रहा हूं 21 नवंबर 2018 का दिन होता है। वही सुबह का 10 बजे का आसपास टाइम होता है। तो उमरपुर के गांव के साइड में एक आम का बाग होता है, काफ़ी घना बाग होता है। तो उसी बाग में कुछ गांव के बच्चे होते हैं, वह बच्चे आपस में खेल रहे होते हैं। तो उसी में से एक बच्चा जो था झाड़ी की तरफ बढ़ जाता है। झाड़ी की तरफ बढ़ने के बाद उसकी नज़र एक साइड में जाती है, तो वहाँ देखकर उसकी चीख निकल पड़ती है। वह बच्चा तुरंत ही और जो बच्चे खेल रहे होते हैं उनके पास पहुँच जाता है। उसी में से एक बच्चा उस बच्चे को बोल देता है, ऐसा क्या हुआ तुम्हारे साथ, ऐसा लग रहा है तुमने जंगल में कुछ अनहोनी वाली चीज़ देख ली। वह बच्चा कहने लग जाता है कि हमने बहुत ही अनहोनी वाली चीज़ देखी है, हमने एक वहीं पर पड़ी हुई एक लड़की की लाश देखी है। यह बात जैसे वहाँ के लड़के सुनते हैं चौचम्मा सा रह जाते हैं और उसी लड़के को साथ लेकर उसी जगह पर जाते हैं। देखते में सही पर यहाँ पर एक लड़की की लाश पड़ी हुई है और वहाँ जितने भी लड़के होते हैं सभी की आवाज़ें चीखने की आवाज़ निकल जाती है। वह लड़के गांव की तरफ भागते हैं। गांव के लोग खबर पाते हैं तो गांव में जितने भी मौके पर मौजूद व्यक्ति होते हैं लगभग सभी के सभी उसी तरह बच्चे के बताए हुए जगह पर पहुंच जाते हैं। देखते हैं बच्चे ने जो जानकारी था तो पूरी तरह से सही है। वहां पर एक युवती पूरी तरह से खून से लथपथ अवस्था में पड़ी होती है। तभी इसकी सूचना उसी गाँव के चौकीदार होते हैं आफ्ताब आलम। अब जैसे उनको खबर लगता है तुरंत ही वह भी उसी घटना पर पहुंच जाते हैं और इसकी सूचना अपने ही नज़दीकी पुलिस थाने चिलुआ ताल में दे देते हैं। वहाँ के थाना प्रभारी होते हैं अरुण पवार जैसे ही खबर पाते हैं अपने दल बल टीम को इकट्ठा करते हैं। इकट्ठा करने के बाद उमरपुर गांव के उसी बाग में पहुंच जाते हैं। देखते हैं ग्रामीणों का काफ़ी जमावड़ा लगा हुआ है। कुछ पुलिसकर्मी होते हैं ग्रामीणों के जमावड़ों को हटाते हैं और वहाँ पर अरुण पवार पहुंच जाते हैं। देखते कि सही में यहाँ एक युवती का खून से लथपथ हुई डेड बॉडी पड़ी हुई है। अरुण पवार उस बॉडी को अच्छे से जांच पड़ताल करना शुरू कर देते हैं। पता लगता है इस युवती की जो उम्र है लगभग 15 से 17 साल के बीच है, लेकिन उसके शरीर पे पीछे वाला जो हिस्सा होता है उस पर कई सारी गोलियां भी दागी गई होती है। अरुण पवार जैसे ही उस लड़की को बॉडी को चेक करते हैं काफ़ी सहम से जाते हैं, ना कुछ सोच पाते हैं ना कुछ समझ पाते हैं। आसपास एरिया में छानबीन करते हैं कोई और सुराग हाथ लग जाए, लेकिन वहाँ पर कोई और सुराग हाथ नहीं लगता। अब वहाँ पर जितने भी खड़े जो व्यक्ति होते ग्रामीण के वह आपस में कुछ राय मशवरा ले रहे होते हैं। अरुण पवार उन व्यक्तियों से पूछने लग जाते हैं क्या कोई व्यक्ति इस युवती को जानता है। तो वहाँ पर जितने भी खड़े व्यक्ति होते हैं उस युवती का पहचान करने से मना कर देते हैं। अरुण पवार को जब यह पता लगता है कि इस युवती का अता पता नहीं लग रहा है तो उनको काफ़ी अचंभा सा लग जाता है। वह सोच लेते हैं आखिर यह लड़की यहाँ आई कैसे। पुलिस वहाँ अब जितने भी खड़े लोग होते हैं सबसे जब शिनाख्त करवा लेती है। करवाने के बाद इसकी सूचना वहाँ पर अपने बड़े से अधिकारी को दे देती है। डीएसपी भी आ जाते हैं। आने के बाद उस घटना का वह भी निरीक्षण कर लेते हैं। करने के बाद तुरंत ही अब उस युवती को बॉडी को फ़ोटो खींचकर
उसी समय अपने ही नज़दीकी BRD मेडिकल कॉलेज होता है, उसी में पोस्टमार्टम के लिए भेजवा देते हैं। और पुलिस की टीम इधर यहाँ के जो चौकीदार होते हैं आफ्ताब आलम, उनको अपने साथ थाने ले आती है, उनसे कुछ पूछताछ कर लेती है। पूछताछ करने के बाद उन्हीं की ही तहरीर पर अज्ञात हत्यारों के विरुद्ध हत्या का मुकदमा दर्ज कर लेती है। और पुलिस इस केस की छानबीन करने के लिए उसी समय लग भी जाती है। और पुलिस के सामने सबसे बड़ा जो चैलेंज बन गया होता है, यह बन गया होता है कि आखिर यह लड़की थी कहाँ की और यहाँ पर आई कैसी। पुलिस इसी बिना पर अब उस लड़की का शिनाख्त करने के लिए सबसे पहले उस लड़के का जो फ़ोटो होता है, अपने जितने ज़िले वाइज थाने होते हैं, लगभग 26 थाने होते हैं, सभी में फ़ोटो को सर्कुलेट करवा देती है। और साथ में उस लड़की का जो फ़ोटो होता है, अपने जितने भी नज़दीकी स्टेशन होते हैं, जितने भी अस्पताल होते हैं, सभी में उस लड़की का फ़ोटो चस्पा करवा दिया जाता है। और यहाँ तक सूचना भेज दिया जाता है, कहीं पर अगर किसी लड़की का कोई गुमशुदा का मुकदमा दर्ज हो, लगभग वही 15 से 16 साल के बीच हो, तो तुरंत इस चीज़ की सूचना हमें दिया जाए। अब वहाँ के थाना प्रभारी अरुण पवार इस केस को सुलझाने में लग जाते हैं, यहाँ तक कि खबरी भी लगा देते हैं, काफ़ी मेहनत करते हैं, लेकिन उस लड़की का शिनाख्त नहीं हो पाता। ऐसे टाइम बीतते बीतते लगभग 2 हफ्ते का वक्त बीत जाता है। तभी 4 दिसंबर 2018 का दिन होता है। अब वही लगभग दोपहर का टाइम होता है। उसी बीच अरुण पवार अपने ही ऑफिस में बैठे होते हैं। उन्हीं के पास 2 महिलाएं हाफी डाफी पहुंचती है, कहने लग जाती है कि हमारा नाम है परमिला और यह हमारी छोटी बहन है उर्मिला। असल में हमारी एक और छोटी बहन है रागनी। रागनी जो होती है वह गुलरिया के ही, शिवपुर के ही शाहबाजगंज का रहने वाली है। असल में वह 20 नवंबर 2018 को शाम के टाइम हमारी जो छोटी बहन होती है रागनी, वह साइकिल लेकर अपने घर से निकल गई होती है। लेकिन जब रात भर नहीं लौटते तो उसके घर वाले तो परेशान हो जाते हैं और रागनी की तलाशी करते हैं, लेकिन उसका कहीं अता पता नहीं चलता है। लेकिन साहब, हमें जो शंका हो रहा है, उसका जो अपना भाई है सिकंदर ने रागनी की तलाशी की, लेकिन दोबारा उसके जांच और नाप पड़ताल के बारे में कोई जानकारी आकर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाए। पुलिस जैसी उधर अब दोनों बहनों की बात सुनती है, सुनने के बाद उधर परमिला और सरिता की बात को अहमियत देती है, कहने लग जाती है कि आखिर तुमने कहाँ तक अपनी बहन की तलाशी की। अब सरिता और साथ में परमिला दोनों कहने लग जाते कि साहब, हमने जब से पता पाया कि हमारी जो बहन है वह अपने ही घर से गायब है, तो हमने उसकी काफ़ी जगह तलाशी की, लेकिन हमें कल ही पता चला कि यहाँ 1 हफ्ते पहले ही उमरपुर गाँव में एक युवती की डेड बॉडी मिली हुई है, जिसकी उम्र वही 15 से 17 साल के बीच है। तो हमें पूरी तरह से यकीन हो जाता है कि साहब वह कोई और नहीं होगी, वह हमारी अपनी बहन होगी रागनी। अब पुलिस इधर उनकी बात सुनती, उनकी बात सुनने के बाद उन्हीं के सामने जिस युवती का जो कपड़ा मिला हुआ था, कुछ सामान मिले हुए थे और साथ में फ़ोटो, उसी फ़ोटो को निकाल कर अब उसी समय उर्मिला और साथ में परमिला के सामने पेश कर दिया जाता है। उर्मिला और परमिला जैसे देखते हैं उसी समय दहाड़े मारकर वहीं चीख पड़ते हैं। पुलिस समझ जाती है कि असल में इनकी छोटी अपनी बहन है रागनी। अब उर्मिला और परमिला की बात सुन लेती है, सुनने के बाद उनसे और कुछ पूछताछ कर लेती है, कहने लग जाती है कि आखिर तुम्हें क्या लग रहा है कि रागनी के साथ ऐसा कौन कर सकता है। कहने लग जाती है कि साहब, जब से हमारी छोटी बहन रागनी अपने घर से गायब हुई है, तो उसके जो अपने पिता होते हैं पारसनाथ पाल और साथ में उसकी अपनी माँ निर्मला और उसका एक अपना जो भाई होता है भाई सिकंदर, तीनों ने मिलकर तो उस दिन तो तलाशी की, लेकिन दोबारा उसका कुछ अता पता नहीं लगा। लेकिन एक बात होता है कि साहब, अगर किसी की बेटी घर से गायब हो जाए तो उसका जो पिता होता है हाथ पे हाथ धरकर नहीं बैठ सकता है। लेकिन हमें शक है कि वह कैसे हाथ पे हाथ धरकर बैठ गए। अब इधर जो होते पुलिस की टीम परमिला और सरिता की बात सुनती है, उनके बाद जब पुलिस को विश्वास होना शुरू हो जाता है कि आखिर हाँ सही, पारसनाथ की जो बेटी है आखिर में वह रागनी जब घर से गायब हो गई, तो एक पिता अपने हाथ पे हाथ धरकर कैसे बैठ सकता है। पुलिस इन्हीं के शक के बिना पुलिस की जो टीम होती है उधर उनके घर पर दबिश मार देती है। दबिश मारते थे घर में पारसनाथ पाल और साथ में उनका अपना बेटा, अब वहाँ पर सिकंदर भी मौजूद होता है और साथ में उनकी पत्नी मौजूद होती है। पुलिस तीनों को धर दबोचती है और थाने ले आती है। पुलिस तीनों को अलग अलग बैठा कर पूछताछ शुरू कर देती है। लेकिन पुलिस जैसे इधर अब सिकंदर के पास जाती है, अब सिकंदर जैसे पुलिस को देखता है तो उसके सामने 2 सिपाही जो तगड़े होते हैं, उनको देखकर पुलिस के सामने थर थर
इधर सिकंदर कांपना शुरू कर देता है। पुलिस समझ जाती है कि सिकंदर के अंदर कुछ ना कुछ रहस्य छुपा हुआ है, लेकिन पुलिस जैसी अपनी पुलिसिया अंदाज इधर सिकंदर के सामने दिखाती है तो सिकंदर अब बिना किसी दबाव के अपनी बहन रागिनी का जो हत्या का जो जुल्म होता है कबूल कर लेता है। लेकिन अपने ही साथ अपना एक करीबी दोस्त होता है कामदेव, जो ब्यास नगर के ही जंगल का रहने वाला होता है। और जैसे पुलिस के सामने अपने दोस्त कामदेव का नाम लेता है, शामिल होने के बाद पुलिस के सामने रखता है, तो पुलिस की जो टीम होती है इधर कामदेव की तलाशी करना शुरू कर देती है। लेकिन जैसे ही पुलिस कामदेव के घर दबिश मारती है, पता चलता है कामदेव तो अपने घर से 2 दिन फरार चल रहा है। पुलिस का जो शंका होता है और जाकर पूरी तरह से अब कामदेव के ऊपर टिक जाता है। इसीलिए पुलिस की टीम उसकी तलाशी करती है। लेकिन तलाशी करते करते पुलिस की टीम को लगभग 3 दिन का वक्त निकल जाता है। लेकिन जैसे ही अब 11 दिसंबर 2018 का दिन होता है, पुलिस के हथकंडे इधर कामदेव चढ़ता है। चढ़ने के बाद पुलिस थाने जाती है। लेकिन जैसे ही कामदेव अपने सामने इधर सिकंदर को पाता है तो थर थर वह भी कांपना शुरू कर देता है। बिना किसी दबाव के कामदेव सिकंदर के सामने रहकर अपना सारा जुर्म कबूल कर लेता है। लेकिन पुलिस के सामने इधर जब सिकंदर कहने लग जाता कि साहब इसमें हमारे माता पिता का कोई हाथ नहीं, जो हाथ हमारा है। अब पुलिस उसके ही कहने पर उसके जो अपने माता पिता होते हैं उनको तुरंत ही घर के लिए भेज देती है। लेकिन पुलिस के सामने सिकंदर और साथ में कामदेव जो सच्चाई रखते हैं, जो दर्द भरी कहानी बयां करते हैं, इससे सुनने के बाद पुलिस का तो कलेजा दहल सा जाता है। असल में उत्तर प्रदेश का ज़िला पड़ता है गोरखपुर और गुलरिया कस्बा पड़ता है और इसी के करीब शिवपुर शहबाजगंज पड़ता है। वहीं के रहने वाले होते हैं पारसनाथ पाल। पारसनाथ पाल की पत्नी होती है निर्मला, जिनके टोटल 4 बच्चे होते हैं, जिसमें 3 बेटियां होती हैं और 1 बेटा होता है। लेकिन पारसनाथ पाल जो होते हैं मौके पर एक प्राइवेट कंपनी होता है, उसी फार्म हाउस में काम किया करते थे। अपने परिवार को जो जिम्मेदारी होता है पारसनाथ पाल रहकर बेहतर तरीके से निकाल भी लेते हैं। लेकिन उनकी जो बड़ी बेटियां होती हैं इधर परमिला और साथ में सरिता जैसे ही अपने दोनों शादी की देरी पर पहुंचते हैं, उसी समय पारसनाथ पाल होते हैं कैसे न तैसे कर अपनी दोनों बेटियों का शादी करा देते हैं। और घर में सिर्फ बचते हैं उनकी छोटी बेटी रागिनी और 1 बेटा सिकंदर। अब दोनों बच्चों के साथ अपनी ज़िंदगी इधर पारसनाथ कैसे न तैसे जीना शुरू कर देते हैं। लेकिन रागिनी जो होती है देखने में काफ़ी खूबसूरत भी होती है और चंचल भी होती है। अपने पास एक स्कूल होता है, उसी में जाकर मौके पर पढ़ाई किया करती थी। पढ़ने भी काफ़ी तेज़ होती है और चंचल भी होती है और उसकी पढ़ाई के जो चर्चे होते हैं उसके गांव में पूरी तरह से गूंज पड़ते हैं। लेकिन रागिनी का इसी बीच जब गांव में अपने घर अपने माता पिता के साथ घर गृहस्थी में उलझ से जाती है तो उसके ही पास कुछ दूर एक घर पड़ता है राकेश का जिसका उम्र होता है लगभग 18 साल के आसपास होता है। और उसी बीच रागिनी के घर जो होता है राकेश का काफ़ी आना जाना होता है, क्योंकि राकेश का रागिनी के घर माता पिता से काफ़ी गहरे रिश्ते भी होते हैं और इसी वजह से आना जाना होता है। लेकिन राकेश का घर आने जाने में कोई रोक टोक नहीं होता है। लेकिन राकेश जैसे ही रागिनी के घर पहुंचता तो रागिनी को अपने सामने उस दहलीज पर पा जाता है जिस दहलीज लड़कियों का पैर फिसलना स्वाभाविक हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही राकेश की नज़र में रागिनी पड़ती है, खूबसूरती देखने के बाद उसका दीवाना हो जाता है और उसी दिन से रागिनी के इर्द गिर्द घूमना शुरू कर देता है। करने के बाद दोनों के बीच धीरे धीरे दोस्ती भी हो जाती है। रागिनी इधर राकेश की मीठी मीठी बातों में उलझ जाती है और दोनों के बीच प्रेम प्रसंग चालू हो जाते हैं। दोनों का मिलना जुलना भी चालू हो जाता है और दोनों मिलने जुलने के लिए बागों में मिलना जुलना जारी कर देते हैं। वहाँ पर जाकर अपना संबंध बना देते हैं और संबंध का जो सिलसिला होता है इधर राकेश और रागिनी का बेधड़क चलना शुरू हो जाता है। ऐसे चलते चलते लगभग कई महीने बीत जाते हैं। लेकिन इनके जो चर्चे होते हैं प्रेम संबंध के, यह चर्चे पूरे गांव में गूंज जाते हैं और इसकी चर्चे की जो खबर होता है यह जाकर अब निर्मला के कानों में पहुंच जाती है। और रागिनी की मां निर्मला जैसे ही सुनती है तो काफ़ी अचंभे में पड़ जाती है, ना कुछ सोच पाती ना कुछ समझ पाती है और इसकी सूचना आकर अपने पति पारसनाथ पाल को देती है। पारसनाथ पाल जैसे अपनी बेटी के बारे में इस तरह की बात सुनने के बाद दंग सा रह जाते हैं। अपनी पत्नी से कहने लग जाते हैं, क्या तुमने जाकर अपनी बेटी से इस बारे में पूछताछ की है? अब निर्मला कह देती, नहीं, हमने अपने बेटी से इस तरह की पूछताछ नहीं की, हमें डर लग रहा है अगर उसको जानकारी हो जाएगी तो कहीं वह गलत कदम ना उठा ले। पारसनाथ अपनी पत्नी को काफ़ी डांट डपाट ला करते हैं। निर्मला कह देती, ठीक है, बेटी जब आएगी उसको समझा लेंगे। लेकिन दूसरे दिन का वक्त होता है तो उसी बीच उनकी जो बेटी होती है रागिनी उस समय पढ़ाई पर नहीं हुई थी,
कमरे में अकेली बैठी होती है और पारसनाथ अपने ड्यूटी पर चले जाते हैं और सिकंदर अपने काम पे चला जाता है। घर में सिर्फ रागिनी बचती है और रागिनी जैसे ही अपने कमरे में चारपाई पर बैठी होती है तो निर्मला अपनी बेटी के पास जाती है, कहने लग जाती है कि तुम्हारा तबीयत कैसा है। रागिनी कह देती है कि माँ जी हमारा तबीयत तो अच्छा है। इधर निर्मला कह देती है कि बेटी तुम्हारी पढ़ाई कैसे चल रही, अच्छी चल रही ना। तो यह बात सुनकर इधर रागिनी को काफ़ी अचंभा सा लगता है। तो वह कह देती है माता जी हमारी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है। इधर निर्मला कह देती है कि बेटी एक बात तुमसे हम पूछे सच सच बता दोगी ना। तो रागिनी कह देती हाँ माँ पूरी तरह से हम सच सच बता देंगे। और निर्मला अपनी बेटी से कहने लग जाती है कि हमें पता चला है तुम्हारा किसी एक लड़के के साथ अफेयर चल रहा है, बस तुम उस लड़के का नाम बता दो। और जैसे इस तरह की बात इधर रागिनी सुनती है समय में पड़ जाती, कहने लग जाती है कि माँ जी हमारा किसी के साथ कुछ नहीं चल रहा है, बस लोग जो कह रहे हैं हमारी बदनामी के लिए कह रहे हैं। और वहीं पर अब जो होती निर्मला कह देती है कि बेटी जो हम तुम कह रही हो ना पूरी तरह से अगर सच हो जाए तो बहुत अच्छा हो और इससे हमारे परिवार का पूरी से पूरी तरह बदनामी भी होगी। और वहाँ समझा बुझाकर निर्मला अपने कमरे में चली जाती है। लेकिन रागिनी सोच में पड़ जाती है कि आखिर माँ को इस तरह की जानकारी किसने दी। वह सोच लेती है कि हो सकता है राकेश ने दी। अब राकेश से जाकर उसके सामने अपनी माँ की बात रख देती है और जब रखती है राकेश तुरंत ही कहने लग जाता है कि हमने किसी को कुछ भी आज तक नहीं बताया है। लेकिन इधर पारसनाथ जो होते हैं उनके कानों में जैसी पत्नी के द्वारा इस तरह की बातें पहुँची हुई थी तो अपनी बेटी इधर रागिनी की सच्चाई जानने के लिए लग जाते हैं और उनके कानों में यह सच्चाई किसी तरह पहुँच भी जाते हैं और जैसे जान पाते हैं तो अपनी बेटी के ऊपर अपकर भन्ना आ जाते हैं। और इसकी जानकारी अब सिकंदर को भी लग जाता है और जैसे लगता तो भन्ना आ जाता है। भन्ना आने के बाद इधर अब पारसनाथ और सिकंदर मिलकर रागिनी से पूछताछ करते हैं। लेकिन जब रागिनी अपने बात पे अड़ जाती है कि हमारी काफ़ी बदनामी हो रही है, काफ़ी लोग हमें बदनाम कर रहे हैं, लेकिन इधर अब पारसनाथ को ना सिकंदर को अपनी बेटी की बात पर विश्वास होता है और ना विश्वास होने की वजह से वहीं पर रागिनी का पिटाई भी कर देते हैं। उसको हिदायत दे देते हैं कि आज के बाद अगर तुम्हारे बारे में किसी से कुछ सुनते हैं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। समझा बुझा कर इधर रागिनी को अपने अपने काम पे लग जाते हैं। लेकिन रागिनी कुछ दिन राकेश से मिलने के लिए तो बंद कर देती है। जब कुछ दिन बंद कर देती है तो इधर पारसनाथ और साथ में सिकंदर को लगने लगता है कि हमारी बहन और हमारी बेटी अब सुधर गई होगी। उसके ऊपर काफ़ी कम ध्यान देना शुरू कर देती है और जैसे ही रागिनी के ऊपर ढिलाई करते तो रागिनी जो होती है अब चोरी छुपे फ़ोन के द्वारा इधर राकेश से मिलना जुलना शुरू कर देती है और चोरी छुपे इनका मिलजुल कर संबंध बनने भी लगता है। लेकिन इधर बेखबर हो जाते हैं कि हमारी बेटी अब तो पूरी तरह से सुधर सी गई होगी। इधर रागिनी बेन मुताबिक अपनी ज़िंदगी जीने भी लग जाती है। तभी घटना से मात्र 1 साल पहले रागिनी जो होती है अपने घर से बिना बुताए चली जाती है और सिकंदर जैसे ही पता पाता है तो अपनी बहन की तलाशी करने के लिए सबसे पहले राकेश के घर जाता है। तो पता चलता है राकेश भी अपने घर नहीं है। अब उसका जो शंका हो पूरी तरह से यकीन में बदल जाता है कि राकेश ने हमारी बहन को भगा कर कहीं ले गया है। और सिकंदर आता है इस चीज़ की जानकारी अपने पिता पारसनाथ को देता है। पारसनाथ सुनते काफ़ी दंग सा रह जाते, कहने लग जाते कि बेटा अगर इस चीज़ की जानकारी हमारे मोहल्ले में हुई तो हमारी काफ़ी सारी बदनामी होगी और इसीलिए हम इस चीज़ की जानकारी किसी को नहीं देंगे, यहाँ तक कि थाने में रिपोर्ट भी दर्ज नहीं करवाएंगे। इधर सिकंदर और साथ में पारसनाथ दोनों मिलकर अपनी बेटी का काफ़ी जगहों पर तलाशी करते हैं। ऐसे तलाशी करते करते लगभग 1 हफ्ते का वक्त बीत जाता है। तभी इधर सिकंदर को पता चलता है कि राकेश के अपने खास रिश्तेदार हैं। उन्हीं के यहाँ जाकर इधर राकेश और साथ में रागिनी दोनों रह रहे हैं और सिकंदर जैसे पता पाता है तुरंत ही उसी जगह पहुँच जाता है। वहीं पर राकेश और साथ में रागिनी को पकड़ लेता है, रागिनी को अपने घर लेकर आता है और काफ़ी बुरी तरह से दोनों मिलकर वहीं पर पिटाई कर देते हैं। लेकिन जब पिटाई करते हैं तो वहीं पर उसके जो पिता होते हैं इधर पारसनाथ काफ़ी अपनी बेटी की पिटाई देखकर सहम से जाते हैं। सिकंदर को समझा बुझा देते हैं कि रहने दो, अगली बार जब गलती होगी तो हम भी तुम्हें नहीं रोकेंगे और समझा बुझाकर इसको मना दना लेते हैं। काफ़ी समझा बुझा देते हैं, हिदायत भी दे देते हैं। रागिनी अपने पिता की बात मान लेती, कहने लग जाते हैं कि आज के बाद हमसे ऐसी गलती नहीं होगी। लेकिन इधर कुछ दिन तो मामला भी शांत रहता है। रागिनी समझ लेती कि हमारे ऊपर काफ़ी कड़ा पहरा रख चुका होता है। लेकिन रागिनी इधर राकेश से मिलने के लिए काफ़ी बेताब से उठती है, कैसे न तैसे मौके की तलाशी करना शुरू कर देती है। लेकिन जब उसको लगने लगता है कि हमारे पिता हमारे भाई को अब हमारे पर पूरी तरह से विश्वास हो गया है तो दोबारा वह राकेश से मिलने के लिए मौका ढूंढ लेती है और फ़ोन के द्वारा उससे जाकर कहीं ना कहीं मिल लिया जुआ करती थी। ऐसे मिलते मिलते इधर रागिनी का पूरा दिल पूरी तरह से खुलासा हो जाता है। वह सोच लेती है कि अब तो हमारे घर वाले हमारे ऊपर पूरी तरह से विश्वास कर लिए कि हमारी बेटी अब सुधर गई है। इधर रागिनी मौके का फ़ायदा उठाना शुरू कर देते हैं। लेकिन तभी एक दिन वही सुबह का लगभग 10 बजे आसपास टाइम होता है।
पता चलता रागिनी उस समय तो पढ़ाई पर नहीं गई है, लेकिन सिकंदर जैसे ही घर आता है पता लगता है रागिनी गई तो गई कहाँ। और रागिनी की तलाशी करने के लिए बिना कुछ सोचे समझे अब जाकर राकेश के घर पहुंच जाता है। लेकिन जैसे ही घर पहुंचता देखता है राकेश का जो दरवाज़ा है वह खुला हुआ है। अंदर घुस जाता है और अपनी बहन इधर रागिनी के साथ हम बिस्तर होते हुए पा जाता है। और जैसे ही पाता है तो वहीं पर अपनी बहन की पहले पिटाई करता है। करने के बाद राकेश को खरी खोटी सुनाकर अपनी बहन को अपने घर लाता है और लाकर अपनी बहन का काफ़ी तेज तर्रार पिटाई कर देता है। कहने लग जाता है कि लग रहा तुम अब मानने वाली नहीं हो, तुमने तो हमारी ज़िंदगी, हमारे परिवार की जो ज़िंदगी होता है काफ़ी तहस महस कर दिया है, काफ़ी जगह हमारी बदनामी करवा दी है। अब इस तरह की बात रागिनी सुनती कहने लग जाती है कि दोबारा हमसे यह गलती नहीं होगी। तो समझा बुझा कर इधर सिकंदर अपने काम पे निकल जाता है। और जब निकल जाता जहाँ पर वह काम करता था उसके मन को तसल्ली नहीं होती। वह सोचने लग जाता कि हमारी बहन की वजह से काफ़ी सारी बदनामी हो रही है, काफ़ी जगह हमारी इज्जत को उछाला जा रहा है, हमारी बहन ने ही हमारी नाक में दम करके रखा हुआ है। तभी वह फैसला ले लेता है क्यों ना अपने बहन को हमेशा हमेशा के लिए रास्ते से हटा दें। और जब हटा देंगे तो हमारा जो ज़िंदगी है काफ़ी बेहतर तरीके ढंग से चलेगा। और वह तुरंत ही अपने मन में एक प्लान रच बैठता है। और उसी प्लान के तहत अपने प्लान को कामयाब करने के लिए सबसे पहले अपना एक करीबी दोस्त होता है कामदेव, जो उसी व्यास नगर के ही जंगल का रहने वाला होता है। असल में इधर सिकंदर और साथ में कामदेव की काफ़ी पहले दोस्ती होती है। लेकिन इधर कामदेव जो होता है एक अपराधी किस्म का आदमी होता है। कई बार चोरी के मारपीट के इंजाम में जेल के सलाखों के पीछे भी पहुंच गया होता है। तो सिकंदर को जैसे ही भनक लगती है कि हमारा दोस्त इस केस में काफ़ी घिला मुला है, और सिकंदर जाकर इधर कामदेव से मिल जाता है, उसे अपनी बहन की सारी सच्चाई बता देता है। और सिकंदर की बात जैसे इधर कामदेव सुनता है तुरंत ही उससे कुछ पैसे की मांग कर देता है। और कामदेव अपने पास रखे कुछ पैसे निकाल कर दे देता है। और कामदेव कहने लग जाता है कि ठीक है, हम तुम्हारी बहन को साथ मिलकर ठिकाने लगाएंगे, अच्छे मौके की तलाश करेंगे। और तभी सिकंदर जो होता कहने लग जाता है कि दोस्त इस काम को तो हम अकेले कर सकते थे, लेकिन वह पड़ गई हमारी बहन होने के नाते हमारी हिम्मत नहीं हो रहा कि अपनी बहन के साथ ऐसा हम काम कर सकते हैं। अगर करेंगे तो हमारी हाथ कांपना शुरू हो जाएगा और हम काम छोड़कर वहाँ भाग जाएंगे, और इसलिए तुम्हें इस चीज़ की जिम्मेदारी दे रहे हैं। और तभी दोनों मिलकर दीपावली के ही दिन अपनी बहन की हत्या करने का प्लान बना लेते हैं। लेकिन दिवाली का दिन भी आ जाता है और उस दिन भी इनका जो प्लान होता है धरा का धरा रह जाता है, क्योंकि उस दिन कामदेव को काफ़ी अर्जेंट काम आ जाता है, अपने काम पे चला जाता है। लेकिन जब सिकंदर इधर कामदेव के पास जाता तो कामदेव कह देता है कि इस प्लान को हम अंजाम सिर्फ अकेले देंगे, इसमें तुम्हारी कोई दखलंदाजी नहीं है। और जैसे सिकंदर इस तरह की बात कामदेव से सुनता कहने लग जाता कि ठीक है, तुम्हें इस प्लान को अंजाम देना है। और कामदेव अच्छे मौके की तलाश में लग जाता है। तभी 20 नवंबर 2018 का दिन होता है। तो उसी बीच रागिनी साइकिल चलाते हुए अपने गांव के बाहर चल पड़ती है, लेकिन रास्ते में खड़ा हुआ अपनी बाइक लिए हुए वहां पर कामदेव मिल जाता है। और कामदेव जैसे ही देखता इधर रागिनी को तुरंत ही पहचान लेता कि यही रागिनी है। और आकर रागिनी से कुछ मीठी मीठी बातें करता, कहने लग जाता है कि तुम्हारा जो आशिक है राकेश हमारा करीबी दोस्त है, और इस समय तुम्हें वह मिलने के लिए बुला रहा है, चलो हमारी बाइक पर बैठ जाओ, हम तुम्हें आज उससे मिलवा देंगे। और रागिनी जैसे इस तरह की बात सुनती है तुरंत ही खुशी से उछल पड़ती है, क्योंकि शाम का टाइम हो जाता है उस समय रागिनी को कोई कामदेव के साथ नहीं देख पाता। और रागिनी अपनी जो साइकिल होती है वह ले जाकर एक टेबल के पास खड़ी कर देती है और आकर कामदेव के मोटरसाइकिल पर बैठ जाते हैं। लेकिन कामदेव उसको पहले इधर उधर घुमाता है, काफ़ी जगहों पर टहराता है। रागिनी कहने लग जाती है कि आखिर राकेश है कहाँ। कामदेव कहने लग जाता है कि चलो हम तुम्हें आज सही ठिकाने पर ले चलेंगे, वहीं तुम्हें अच्छा सा मौका मिल जाएगा, तुम दोनों मुलाकात कर लेना। रागिनी इधर अब कामदेव की बात सुनती है, विश्वास कर लेती है, और ऐसे घुमाते फिराते लगभग रात के का पूरा सन्नाटा सा हो जाता है। तभी इधर कामदेव अपनी बाइक चलाते चलाते चिरुआ ताल के कस्बे के करीब पहुंचता है और उमरपुर गांव के करीब चला जाता है। और जब जाता है तो वहां पर देखता है साइड में एक काफ़ी घना आम का बाग है। उसी बाग में लेकर रागिनी को अपनी बाइक सहित पहुंच जाता है और बाग में अपनी बाइक रोक देता है। तो रागिनी कहने लग जाती है कि आखिर कहाँ है राकेश। कामदेव अपनी बाइक से उतरता कहने लग जाता है कि हम रुको, अभी आ रहा है। इधर कामदेव जैसे इस तरह की बात करता तो रागिनी जो होती है दूसरे साइड खड़ी होकर लखना शुरू कर देती है। और कामदेव अपनी ही जेब से एक रिवॉल्वर निकालता है। निकालने के बाद बिना पूछे ताछे रागिनी के शरीर पर एक के बाद एक गोलियां दागना शुरू कर देता है, जिस वजह से रागिनी वहीं ज़मीन पर कटे हुए पेज की तरह गिर जाती है।
लेकिन कामदेव को विश्वास नहीं होता कि रागिनी अभी इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी है। अब इसीलिए अपने पास रखा हुआ एक नुकीला हथियार निकालता है। उसी नुकीले हथियार से रागिनी के शरीर में कई बार वार करता है। अब उसको पूरा यकीन हो जाता है कि रागिनी तो इस दुनिया को छोड़ के जा चुकी है। तुरंत ही अपना बाइक उठाता, उठाने के बाद अपने घर पहुंच जाता है। वहाँ पर अपने दोस्त सिकंदर को फ़ोन कर देता है कि तुम्हारी बहन का हमने सारा काम तमाम कर दिया है। लेकिन वाकई में दोस्तों, पुलिस के सामने जब यह सच्चाई कामदेव और साथ में सिकंदर की तहरीर पर आता है, आने के बाद पुलिस का तो कलेजा थर्रा जाता है। और पुलिस की जो टीम होती है, इधर सिकंदर और साथ में कामदेव को अपने ही कोर्ट में ले जाते हैं। ले जाने के बाद इन दोनों को ऊपर काफ़ी गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज करके ले जाकर हमेशा हमेशा के लिए जेल के सलाखों के पीछे भी डाल देती है। दोस्तों, हमें इस घटना का सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है और ना ही किसी के दिल को ठेस पहुंचाना है, बल्कि आपको यह बताना है कि आप जहां भी रहें, आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, ताकि हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेकर। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।